हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज मैं आपके लिए फिर लेके आया हूँ 10 मज़ेदार जनरल साइंस का क्वेश्चन लेके आया हूँ। जनरल साइंस महा सीरीज का आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक। आज का भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखो क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है ना। किसी वस्तु द्वारा अगर तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। मतलब एक किसी ऑब्जेक्ट द्वारा जो हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो डिस्टेंस टोटल कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो सवाल ये है कि उसी वस्तु द्वारा उसी ऑब्जेक्ट द्वारा विस्थापन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये बताना है। क्या ऋणात्मक होगा या शून्य होगा या धनात्मक होगा या शून्य हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये बताना आपको सही ऑप्शन क्या होगा। सबसे पहले ये जानना है कि दूरी और विस्थापन में क्या फ़र्क होता है। दो बिंदु अगर हम मान लेते हैं, दो बिंदु ए और बी, ठीक है। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी शॉर्टेज डिस्टेंस भी होता है, मिनिमम दूरी भी होता है और अधिकतम दूरी भी होता है। दूरी मिनिमम भी हो सकता है, अधिकतम भी होगा, दूरी दोनों होगा ए से लेके बी। देखो एक रास्ता है सी से होकर जाने का, एक रास्ता है डी होकर जाने का। तो ए से बी के लिए जो दूरी होगा वो ए टू सी और टू बी या ए टू डी टू बी, मतलब ये भी होगा ऊपर का और नीचे का, दोनों हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे विस्थापन की तो ए से लेके बी तक अंतिम बिंदु से लेके मतलब प्रारंभिक बिंदु से लेके अंतिम बिंदु तक जो न्यूनतम दूरी होगा, कम से कम दूरी होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, उसी का नाम क्या होगा, विस्थापन होगा, ठीक है। अब देखो दूरी अधिकतम भी हो सकता है, न्यूनतम भी हो सकता है। दूरी की बात करेंगे, दूरी और विस्थापन में पहले फ़र्क क्या होता है कि दूरी दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को, है ना, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को हम दूरी कहेंगे। विस्थापन क्या होगा, न्यूनतम दूरी होगा। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये अधिकतम भी हो सकता है और न्यूनतम भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, अधिकतम न्यूनतम दोनों हो सकता है, ठीक है। और अगर किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी कुल लंबाई होता है। अगर कोई वस्तु ए से बी की ओर गया फिर बी से वापस सी आया, सपोज ए से बी जाने में 1 मीटर लगा और बी से ए आने पे वापस 1 मीटर लगा, तो टोटल दूरी क्या होगा और उस टाइम पे विस्थापन क्या होगा। देखो टोटल दूरी हो जाएगा आपका 2 मीटर और विस्थापन आपका हो जाएगा 0 मीटर, क्योंकि वस्तु ए से बी की ओर और फिर बी से वापस ए की ओर, तो टोटल दूरी जो होगा, डिस्टेंस जो होगा वो ए से बी और बी से टोटल डिस्टेंस ये होगा 2 मीटर। लेकिन विस्थापन क्या होता है कि ए से बी तक गया फिर बी से वापस ए आया, तो विस्थापन का अर्थ हुआ कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को हम बोलते हैं क्या, विस्थापन। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो वस्तु ए पे गया, ए से चलना स्टार्ट किया, फिर बी होते वापस ए पर आया, इट मीन्स कि वो 0 हो जाएगा, है ना, विस्थापन 0 होगा। लेकिन सवाल में कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है, उस टाइम पे 0 है। मतलब है कि वो वस्तु डिस्टेंस ट्रेवल किया ही नहीं है, ए से चला और ए पे ही रुका हुआ है, इट मीन्स कि उसका विस्थापन भी क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा, 0 मीटर। जब दूरी 0 है तो विस्थापन भी 0। यहाँ देख सकते हो जब दूरी 2 मीटर है तो विस्थापन उस टाइम पे 0 आया। लेकिन जब दूरी 0 मीटर होगा इसका मतलब वस्तु चला ही नहीं, वहीं पर रुका हुआ है, तो विस्थापन भी 0 ही होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसका न्यूमेरिकल्स जो बनाते हैं उससे ज़्यादा समझ में आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 32 में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। 1 मीटर लंबे सरल लोलक का पेंडुलम का आवर्तकाल लगभग कितना होगा। 1 मीटर लंबा एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है, ठीक है, 1 मीटर लंबा है, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। ये आवर्तकाल होता है कि इनिशियल से फाइनल तक और फिर फाइनल से इनिशियल तक आने में जो तय की गई दूरी में जितना टाइम लगेगा वो होगा आपका आवर्तकाल, टाइम पीरियड होगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, यहाँ से वस्तु ऑब्जेक्ट गया फिर वापस यहाँ तक आ गया, वापस आ गया, तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड। तो उस टाइम पीरियड के लिए आवर्तकाल के लिए फार्मूला होता है 2π√L/g। L जहाँ होगा सरल लोलक की लंबाई, सिंपल पेंडुलम की लंबाई हो जाएगी, ठीक है, जो कि दिया हुआ है 1 मीटर। तो 2π√1 g होता है क्या,
गुरुत्वीय त्वरण होता है जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स में आ जाएगा आपका 2 सेकंड। ये सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होगा? ठीक है, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र पूछा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ऑफ क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र पूछा जा रहा है, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। 33 क्वेश्चन में देख सकते हैं CCl4, ऑप्शन बी CHCl3, CH4, ऑप्शन डी है C2H6। कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्रा क्लोरोकार्बन कह सकते हैं, क्लोरोफॉर्म या मेथिल ट्राइक्लोराइड, मीथेन, एथेन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा CHCl3, मतलब क्लोरोफॉर्म। मेथिल ट्राइक्लोराइड भी कह सकते हैं या ट्राइक्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं, या इसका कॉमन फार्मूला है वो है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म सबसे पहले देखो, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की है? तो याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म की खोज जो सबसे पहले की है वो क्लोरोफॉर्म की सबसे पहली खोज की है वो है लेविंग ने की थी। लेविंग ने 1831 ईस्वी में की थी। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी खोज की बात हो रही है कि लेविंग ने 1831 ईस्वी में क्लोरोफॉर्म की खोज की थी। अब क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि क्लोरोफॉर्म जो होगा ना, ठीक है, क्लोरोफॉर्म जो होता है, क्लोरोफॉर्म ये ऑक्सीकृत होता है, आयोडाइज्ड हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है ना, ऑक्सीकृत होता है। इट मीन्स कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ये ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या दे देगा? याद रखिएगा, तो ऑक्सीडाइज्ड होकर एक गैस देगा जिसका नाम है फॉस्जीन गैस। ठीक है, क्या देगा? एक फॉस्जीन गैस देगा, विषैले गैस, जो कि एक विषैले गैस होते हैं, एक विषैले गैस है, पॉइजन गैस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये गैस ऐसे होते हैं जो पॉइजन होते हैं, ऑक्सीकृत होने के बाद ही ऐसा वो देगा। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होना वो होता है, ऑक्सीकरण का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसका उपयोग की बात करेंगे, जो इसका यूज़ होगा कहाँ कहाँ हो गया, तो याद रखिएगा, इसका यूज़ कीटनाशक के रूप में करते हैं, कीटनाशक के रूप में करेंगे इसका उपयोग। और कहाँ करेंगे इसका उपयोग करना है? तो इसका आयोडीन, रबर, आयोडीन हो गया, रबर हो गया, आपका वसा हो गया, है ना, के विलायक के रूप में करते हैं, एक सॉल्वेंट के रूप में करते हैं, विलायक के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में। मतलब आयोडीन के सॉल्वेंट के रूप में, रबर के सॉल्वेंट के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में, वसा के सॉल्वेंट के रूप में होता है। तो ये 3 प्रकार का पदार्थ होता है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन होता है ना। अगर हम चीनी को मिक्स किए पानी में तो चीनी हो गया आपका विलायक, विलय हो जाएगा। ठीक है, और पानी हो जाएगा उस टाइम पे क्या? विलायक। दोनों को मिश्रण जो क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ विलायक के रूप में इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि आयोडीन का घोल होता है, रबर का घोल होगा, वसा का घोल होगा, उसमें कोई और पदार्थ मिलाते हैं, विलय को मिलाते हैं, तो उस तरह से सॉल्यूशन तैयार होता है। तो याद रखिएगा, इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में भी करते हैं, आयोडीन, रबर, वसा इत्यादि के विलायक के रूप में करते हैं। ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीकरण की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक विषैले खतरनाक गैस देता है जिसका नाम है फॉस्जीन। इसकी खोज सबसे पहले लिविंग ने 1831 में की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, पूछा जा रहा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा? ब्यूटेन, पेंटेन, मेथेन या एथीन होगा। सही ऑप्शन बताना है। जनरली हाइड्रोकार्बन जो होता है, देखो आप, हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है। हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है। एक होगा आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में क्या होता है कि प्रत्येक कार्बन के बीच में या तो ओनली सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन, क्योंकि क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे यौगिक में जो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड वाले यौगिक में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या
कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो ऐसा होता है कि जब सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड। जब हम ब्यूटेन की बात करते हैं तो ये ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, मेथेन हो गया, ये एल्केन का समूह होता है। एल्केन के समूह, एल्केन होता है सैचुरेटेड में, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा अनसंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड, ये हो जाएगा असंतृप्त। असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड, इसमें इथीन आएगा जिसके लिए फार्मूला होता है C2H4। C2H4 ये होगा आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला इथीन का। अगर इसका फंक्शनल फार्मूला फंक्शनल फार्मूला होगा, इसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शनल देखेंगे तो देखो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के साथ दो सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये इसका हो जाएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला, है ना। फंक्शनल फार्मूला ये हो गया C2H4, ये हो जाएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला C2H4 एथीन, ये हो जाएगा अनसंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो 35 में लिखा हुआ है मशरूम, ठीक है। मशरूम क्या होगा तो क्वेश्चन नंबर 35 में देखोगे मशरूम क्या है, औपंख फफूंदी, मतलब बेकार फफूंदी, या पौधा है या जानवर है या कवक है। तो मशरूम होगा एक प्रकार का कवक, एक प्रकार का कवक होता है। कवक जितने जनरली इसमें कोई क्लोरोफिल का अभाव होता है ना, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, मतलब इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। जो कवक होता है आपका, इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, ठीक है। इसके अंदर में क्लोरोफिल नामक वर्णक नहीं पाए जाते हैं और इसमें प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा क्योंकि क्लोरोफिल का अभाव होता है, ठीक है। यह एक प्रकार का मृत जीवी होगा, अपना भोजन जो मृत मरे हुए जीव जंतु से प्राप्त करेंगे, या परजीवी होता है, दूसरे जीवों के संपर्क में अपना भोजन तैयार करता है ना। मृत जीवी परजीवी दोनों कैटेगरी में आता है, ठीक है। कवक एक प्रकार का मृत जीवी और परजीवी दोनों में आ गया। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा ऐसे से ईस्ट की बात करें। ईस्ट एक पौधा होता है, ये मृतजीवी पौधा होता है, ये आएगा आपके कवक में, फंगी में आएगा। कवक को हम फंगी कहते हैं, ठीक है। ईस्ट हो गया आपका, यहाँ हो गया फफूंदी भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सारे जीव किस में आ जाएंगे, कवक कैटेगरी में आएगा। इसमें मृत जीवी होते हैं, परजीवी दोनों होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है कवक में कोशिका भीति बनी होती है, हेमी सेलुलोज या काइटिन या लिग्निन की बनी होती है। सही बताना है। इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही टाइप का था, मशरूम से रिलेटेड था कि मशरूम किस कैटेगरी में आता है, तो हम लोग बताए थे कवक की कैटेगरी में। अब कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसका मतलब है कि कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। तो लेकिन याद रखिएगा कि जिस जीव जंतु में कवक क्लोरोफिल पाया जाता है वो है पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है और पेड़ पौधे की कोशिका में कोशिका भीति प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, लेकिन जीव जंतु की कोशिका में कोशिका भीति उपस्थित नहीं होती है, ठीक है। तो जीव जंतु की कोशिका में क्या होता है, सिंपली एक कोशिका झिल्ली होता है, लेकिन ये हुआ आपका जीव जंतु, है ना। किसी जंतु की कोशिका केवल कोशिका झिल्ली होगा जो सिंगल लेयर का होगा, सिंगल मेम्ब्रेन का होगा। इसमें डबल मेम्ब्रेन होगा, एक सिंगल पहला होगा आपका क्या, इसमें पहला जो होगा वो आपका होगा कोशिका झिल्ली, और इसके ऊपरी लेयर जो होता है वो कोशिका वीति होता है, ठीक है। कोशिका वीति होती है, इसी को हम बोलते हैं कोशिका वीति। ये हो गया आपका कोशिका वीति, जिसको हम कह सकते हैं सेल वॉल। क्या कह सकते हैं, सेल वॉल कह सकते हैं। ये जनरली बना होता है, सेल वॉल बना होता है आपका किसका, सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। ये बना होता है आपका किसका, सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भीति सेल्यूलोज का बना होता है, जो केवल पेड़ पौधे की कोशिका में कोशिका भीति पाया जाता है। और कोशिका भीति उस पौधे में होगा जिस पौधे में क्या होता है कि क्लोरोफिल वर्णक उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ की बात करेंगे कवक, तो कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है। इट मीन्स कि कवक की कोशिका में कोशिका भीति प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। जब कवक की कोशिका में कोशिका भीति प्रेजेंट नहीं होगा तो इसका मतलब वो सेलुलोज का भी नहीं बना होगा। तो इसका सही मतलब इसका ऑप्शन जो होगा वो सेलुलोज नहीं होगा, वो होगा आपका क्या, काइटिन, ठीक है। याद रखिएगा कि कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है, इसलिए कवक में जो कोशिका होती है, कोशिका भीति होती है, वो सेलुलोज की नहीं बनी होगी, वो काइटिन की बनी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में शैवाल की कोशिका भीति बनी होती है। देखिए इससे पहले दो और क्वेश्चन था कि जो इसी से रिलेटेड है, कवक, शैवाल, है ना, मशरूम, इसी से रिलेटेड सवाल दिया गया है। 3 क्वेश्चन अब लगभग सेम कैटेगरी का होगा। शैवाल की कोशिका भीति बनी होती है, सेम ऑप्शन जो पिछले क्वेश्चन में दिया गया था, सेम ऑप्शन है हेमी सेलुलोज। तो शैवाल की बात करेंगे, शैवाल ये हो गया आपका एल्गे,
वो फंगी था, ये एल्गे होगा, ठीक है। शैवाल, शैवाल में क्या होता है शैवाल में क्लोरोफिल का अभाव नहीं होता, बल्कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौम्य बनाते हैं, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, मैं बता रहा हूँ कि उसकी कोशिका में कोशिका भित्ति प्रेजेंट होता है, और जिसमें कोशिका भित्ति होगा उसकी कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। इसका मतलब हुआ कि शैवाल की कोशिका भित्ति में सेलुलोज पाया जाएगा, ठीक है। काइटिन नहीं होता है, काइटिन उसमें होता है जिसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, जिसमें काइटिन बनता है। 38 क्वेश्चन में दिया हुआ है, पादप जगत का उभयचर कहलाएगा। उभयचर पादप जगत का, प्लांट किंगडम का उभयचर कहलाता है। उभयचर उसे कहते हैं ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे जीव, यहाँ पादप जगत मतलब पेड़ पौधे की बात हो रही है, कि ऐसा पेड़ पौधा जो स्थल में और जल दोनों जगह पाए जाते हैं, उसको कहे उभयचर। तो पादप जगत को उभयचर कौन कहलाएगा? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, या एंजियोस्पर्म, ये थायलाइफाइटा बता दो। सही ऑप्शन क्या होगा बताना, ठीक है। देखो, प्लांट किंगडम जो होता है, पादप जगत जो होता है, आपको इसको 3 जगह विभाजित किया गया है, 3 जगह बांटा गया है। प्लांट किंगडम जो 3 जगह डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका थैलेफाइटा, थैलीफाइटा होता है, और दूसरा होता है क्या आपका ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और तीसरा होगा आपका टेरिडोफाइटा, है ना, टेरिडोफाइटा होता है। तो ये पादप जगत का 3 जगत होगा, थैलेफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ठीक है, पादप जगत का होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें उस प्रकार के जीव पादप पाए जाते हैं, उस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं जिसका जड़, तना और कह सकते हैं जड़, तना और क्या होता है इसमें बीज, पूर्णतः जड़, तना और बीज पूर्णतः क्या होता है विभाजित नहीं होते हैं। बीज यहाँ कह सकते हैं फल भी हो जाएगा, जड़, तना और शाखा, जड़, तना और शाखा देता है ना, पूर्णतः विभाजित नहीं होते, बल्कि वो एक मतलब इस जगत में ऐसे जीव जंतु आते हैं जिसमें ये सारे के सारे एक दूसरे से मिले होते हैं। तो थैलेफाइटा वर्ग में आ जाएगा आपका कवक, कवक में आ जाएगा आपका, उसके बाद आपका आ जाएगा शैवाल, आ जाएगा शैवाल। कवक क्या होता है? क्लोरोफिल का अभाव होता है, शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। एक ऐसे जीव होते हैं, एक ऐसे पौधे होते हैं जिसमें कवक और शैवाल दोनों का मिश्रण होता है, जिसका नाम क्या है? लाइकेन, ठीक है। इसमें होता है आपका लाइकेन, लाइकेन याद रखिएगा। अब बात करेंगे ब्रायोफाइटा की। तो ब्रायोफाइटा देखो ऑप्शन से पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। थैलेफाइटा में जड़, तना, शाखा वाले पौधे पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, बल्कि वो आपस में मिला होगा। जैसे कवक में होता है, शैवाल में होता है, ये लाइकेन में होता है। इसमें पता ही नहीं चलता कि कौन तना है, कौन शाखा है, कौन जड़ है, ठीक है। ब्रायोफाइटा में ऐसे जीव आएंगे जिसका जड़, तना पूर्णतः विकसित नहीं होगा। इसमें पूर्णतः विकसित नहीं होगा, पूर्णतः विकसित नहीं होते, विकसित नहीं होते। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे जीव, जो ऐसे पौधे जल और स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं, जल और स्थल दोनों जगह पाया जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ कि ऐसे पौधे जो जल और स्थल दोनों जगह पाया जाएगा, उसका नाम क्या होगा? उभयचर होगा। और वो किस में आएगा? ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा वर्ग के जितने भी पौधे होते हैं वो किस में आएगा? पादप जगत का उभयचर कहलाएगा, ठीक है। पादप जगत का उभयचर कहलाएगा। अब टेरिडोफाइटा की बात करते हैं। टेरिडोफाइटा में क्या होता है कि इसमें सब पूर्णतः जीव जो होता है वो पूरी तरह विकसित होता है ना, पूरी तरह विकसित होगा। इसमें आएगा आपका क्लेमाइडोनोमस आएगा, क्लेमाइडोनोमस पौधा आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका सही ऑप्शन, ये हो जाएगा। तो पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा वर्ग का जितना भी पौधा होगा जिसमें जल और तना दोनों जगह पाए जाते हैं, जल और स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी होगी? बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला ज्वलनशील प्राकृतिक गैस होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन में दिया हुआ प्रोपेन, मीथेन, एथेन या ब्यूटेन। सारे के सारे एल्केन का समूह है, अत्यंत ज्वलनशील होता है। एल्केन समूह का जो वर्ग होता है वो अत्यंत ज्वलनशील होता है, ठीक है, जिसका यूज जनरली प्राकृतिक गैस में, नेचुरल गैस में किया जाता है। LPG हो या CNG हो, इसी में किया जाता है। जो एल्कीन का समूह होता है वह तो उसका यूज़ किया जाता है डीजल पेट्रोल में किया जाता है। वो भी हाईली इन्फ्लामेबल होता है, अत्यंत ज्वलनशील होता है, लेकिन उससे ज़्यादा ज्वलनशील होता है तो वो मतलब इस एल्केन समूह का वर्ग होता है, ठीक है।
तो प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा ज्वलनशील प्राकृतिक गैस हो जाएगा, वो होगा आपका मीथेन। इसके लिए अनुसूत्र क्या होगा, CH4। अल्केन का पहला वर्ग है CH4, मीथेन। मैंने एथीन की बात करते हैं, एथीन क्या होता है कि एल्कीन। मीथेन प्राकृतिक गैस याद रखिएगा, नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, तो वो होगा आपका क्या, मीथेन। CH4 83% के अप्रॉक्स होता है। उसके बाद जो होता है वो एथेन होगा, C2H6 16% के आसपास होगा, ठीक है। लगभग 1% के आसपास जो बचने वाला, 1% के जो आसपास बचने वाला गैस होगा वो कुछ और होगा, मतलब ब्यूटेन होगा, पेंटेन होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मीथेन 83%, एथेन होगा 16%, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। बात करेंगे एल्कीन की, तो एल्कीन का क्या होता है, वो गैसीय अवस्था में नहीं पाया जाता, वो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला होता है। एल्कीन होता है CnH2n, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। एल्काइन होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्कीन वर्ग क्या होता है, वो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला, जनरली पेट्रोलियम के रूप में होगा। पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, ये सब होता है, ठीक है। एल्कीन समूह में हो जाएगा वो। लेकिन जो प्राकृतिक गैस होगा, जो गैसीय अवस्था में पाया जाएगा, वो होगा आपका एल्केन। मीथेन होगा, एथेन होगा, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन समथिंग एल्स कुछ भी होगा। तो मीथेन सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में 83% के आसपास पाया जाता है, एथेन 16% के आसपास पाया जाता है, ठीक है। तो प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा मीथेन पाया जाएगा, जो हाईली इन्फ्लामेबल होता है, उपलब्ध ज्वलनशील सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और प्राकृतिक गैस की एक खास बात यह है कि इसको अगर हम अत्यधिक दाब पे इसको संपीड़ित कर देते हैं, कंप्रेस्ड कर देते हैं ना, अत्यधिक दाब पे, हाइट पे इसको हम कंप्रेस्ड कर देते हैं, तो कंप्रेस्ड करने पर इसको बनता है क्या, CNG गैस। CNG गैस बनेगा, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में इस मीथेन है तो CNG बनेगा। LPG में क्या होता है कि एथेन, ब्यूटेन, उसमें क्या होता है, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन 3 होता है। LPG गैस में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको भी अत्यधिक दाब पर इसको LPG बनाया जाता है, अत्यधिक दाब पर CNG बनाया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका उपयोग करते हैं वाहन में जनरली, मतलब प्रदूषण को मुक्त करने के लिए वाहन में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, CNG का। इसको संपीड़ित किया जाता है। LPG को वहाँ भी संपीड़ित किया जाता है। LPG में याद रखिएगा, उसमें होता है आपका क्या, मेथेन, है ना। LPG में आपका हो जाएगा मेथेन, नहीं सॉरी मीथेन नहीं होता है। LPG में आपका हो जाएगा एथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। और याद रखिएगा ब्यूटेन सबसे ज़्यादा होता है। सबसे प्रमुख घटक LPG का क्या होगा, वो होगा आपका ब्यूटेन, जिसमें 80% के आसपास पाया जाता है ब्यूटेन। LPG हाईली, मतलब इसको कह सकते हैं कि इसको भी अत्यधिक दाब पे लिक्विफाइड किया गया है, पानी की तरह बना दिया गया है। क्योंकि गैसीय अवस्था में, तो द्रव अवस्था में बनाने के लिए उसके कणों को क्या करना, पास लाना पड़ता है, उसके मतलब अत्यधिक कंप्रेस्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन LPG के लिए। और CNG के लिए क्या होगा आपका, वाहन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में धातु का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। दिया हुआ क्वेश्चन कहा कि धातु में ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है या घटता है या अपरिवर्तित होता है, मतलब कोई बदलाव नहीं होता है, या इनमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या होगा, इसे बताना आपको। क्या होता है कि एक मेटल जो विद्युत का सुचालक होता है, इसका अपना प्रतिरोध होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका अपना प्रतिरोध होता है। सबसे पहले जानना है कि प्रतिरोध क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा। इसको हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं, नाम से ही समझ में आया। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्ट करना, रोकना, रेजिस्ट करना, रोकना। तो किसको रोकेगा, तो इसको रोकने का काम करेगा आवेश को, फ्लो ऑफ चार्ज को, आवेश के प्रवाह को, फ्लो ऑफ चार्ज को रोकने का काम करेगा। अब हम जानते हैं कि इकाई समय में आवेश का जो प्रवाह होता है उसी को बोला जाता है क्या, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं आप इसको। इकाई समय जितना धारा प्रवाह होगा वो होगा विद्युत धारा। तो अब किसी मेटल से होकर, किसी धातु से होकर अगर करंट फ्लो होता है तो उसको रोकने का काम करता है प्रतिरोध। प्रतिरोध किसी भी चालक का एक गुण होता है, बल्कि चालक ही नहीं, कुछ भी चालक होगा या अर्धचालक होगा, सबका अपना गुण होता है। तो उसको क्या करता है, रोकने का काम करता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे सवाल है कि धातु का ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है R = R0 × 1 + α∆T। ये हो गया R, क्या हो गया कि ओरिजिनल प्रतिरोध होगा इसका, टेम्परेचर बढ़ाने पे जो प्रतिरोध बदल जाएगा वो हो जाएगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा, चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। ये सारे के सारे टर्म्स की बात कर दिया मैंने। ओरिजिनल टेम्परेचर जब उसका टेम्परेचर था, बढ़ाने पर जो टेम्परेचर होगा ये होगा R0,
टेम्परेचर कॉफिशिएंट, डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, बदलाव कितना होगा टेम्परेचर में, तापमान में। तो यहाँ देख सकते हो कि आर जो है ओरिजिनल टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली समानुपाती है चेंज इन टेम्परेचर के, तापमान के बदलाव के, तापमान में जो बदलाव हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, उसके समानुपाती है प्रतिरोध के। मतलब ये हुआ कि धातु का जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा कि तापमान बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसीलिए तो ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ जो है वो फेल कर गया, ओम्स लॉ फेल कर जाता है, मतलब इनवैलिड होता है उस टाइम पर। कब, जब किसी भी मेटल का या किसी भी चालक पदार्थ का है ना टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है तो उस टाइम पे ओम्स लॉ इनवैलिड होगा, मतलब गलत साबित हो जाएगा। ओम्स लॉ वैलिड होने के लिए जो टेम्परेचर होता है किसी भी चालक का वो कांस्टेंट होना चाहिए, रुका होना चाहिए, तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा, वरना नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्यों बेल आइकन को दबाना जरूर ना भूलें, क्योंकि अगर जो अगला क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं आपके लिए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और